हेलो एवरीवन, आई एम आरिफ खान। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2020-21 की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इस सर्वे के सभी 16 चैप्टर्स को हम यहाँ पर समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे। उसके जो डेटा फैक्चुअल्स होंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज़ जो होगी ये बाइलिंगुअल होगी, और जो सर्वे आपके गवर्नमेंट साइट में अवेलेबल होता है पीडीएफ, वो हिंदी में अवेलेबल होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सारा मटेरियल जो होगा आपको इंग्लिश में अवेलेबल किया जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए आपके लिए। तो पहला चैप्टर है, जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इस इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ छत्तीसगढ़ में होने वाले हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीपीएससी मेंस 2020 हो, सीजीपीएससी प्री 2021 जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें हो, या फिर फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको गारंटीड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा। तो बिना लेट किए, बिना वेट कराए हम स्टार्ट करते हैं आज का इस सर्वे का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक कंडीशन ए रिव्यू, आर्थिक स्थिति, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंडिया के प्रोस्पेक्ट में, और इंडिया के में दिया हुआ है कि जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक वर्ल्ड में है 6th, जो कि लास्ट ईयर क्या थी, 5th रैंक थी। और अकॉर्डिंग टू पीपीपी इंडिया की रैंक है 3rd इन द वर्ल्ड। ये जीडीपी और पीपीपी क्या होता है, इसलिए आप धैर्य रखें, कुछ समय के बाद आपको इसके बारे में डिटेल दी जाएगी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पीपीपी होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। आगे बढ़ के देखते हैं कि ग्रोथ रेट ये कितना है, 4.2% इन 2019-2020 एंड -7.7% इन 2020-21। ये माइनस क्यों हुआ? माइनस इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मार्च 24, 2020 में जो लॉकडाउन लगा था और जो जून तक चला, उसके बाद भी धीरे धीरे लॉकडाउन खुला था, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत पुअर हो गई थी, जिसके कारण ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव में हो चुका था। ये हम सब इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अब जानते हैं कि ये ग्रोथ रेट निकालते कैसे। अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है 2020-21 का, तो आपको निकालना होगा जीडीपी at 2020-21 minus GDP at 2019-2020 divided by GDP at 2019-2020। हालांकि क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसीलिए आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले से आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं किसी भी साल का। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होता है ये हमने देख लिया, जीडीपी क्या होता है और पीपीपी क्या होता है, इसको हम समझेंगे अभी। नाउ लेट्स कम टू जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्रीज बाउंड्री इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। ये सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप एक विजुलाइज करके इस इमेजिनेशन पे पहुंचेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि हमारी कंट्री की बाउंड्री, जिस भी कंट्री का जीडीपी आपको फाइंड करना है, उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर अगर जीडीपी ऑफ इंडिया है तो इंडिया की बाउंड्री, जीडीपी ऑफ अमेरिका है तो अमेरिका की बाउंड्री, जीडीपी ऑफ स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड की बाउंड्री के अंदर बनने वाले सभी फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का मार्केट वैल्यू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम। वो टाइम 1 साल हो सकता है, वो टाइम हाफ ईयरली हो सकता है 6 महीने के लिए, वो टाइम क्वार्टरली हो सकता है, डिपेंड करता है उस कंट्री की जीडीपी कितने साल में, कितने वक्त में, कितने महीनों में निकलती होगी। अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि है फिनिश गुड, जो कंफ्यूज कर सकता है आपको। वो इस तरीके से कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो आपके आसपास जो टायर बनाती होगी, कार के टायर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, उस कंपनी के लिए जो टायर होंगे वो क्या होंगे, फिनिश गुड होंगे। लेकिन टायर अपने आप में इनकम्प्लीट है, जब तक वो किसी व्हीकल में, किसी बाइक में, कार में, ट्रक में ना लग जाए तब तक वो इनकम्प्लीट होंगे। तो एक वर्कशॉप है जहाँ पर एक कार को असेंबल किया जाता है, तो उस कार में लगने वाली हर एक चीज़ जो बनी होगी किसी और फैक्ट्री में, वो चाहे वो सीट हो या सीट का कवर हो या स्टीयरिंग हो या चक्के हो या टायर, कुछ भी हो, मैगविल्स हो, वो सब चीज़ें इकट्ठे होकर कहाँ पर आएंगी, उस वर्कशॉप में, और वहाँ पर वो गाड़ी में लगेंगी उस जगह पर, और वो असेंबल होगी कार, और वो कार होगा आपका फिनिश गुड। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उस जीडीपी कैलकुलेशन में हम कभी भी उन टायर्स को इंडिविजुअली काउंट नहीं करेंगे, उन स्टीयरिंग को इंडिविजुअली काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम उनका इस्तेमाल, उनको असेंबल करके जो हम कार मैन्युफैक्चर करेंगे, उस असेंबल्ड कार को हम फिनिश गुड मानेंगे और उसी के प्राइस को हम जीडीपी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जीडीपी क्या होता है।
डेफिनेशन क्या होती है। अब सवाल ये है कि जीडीपी का इस्तेमाल हो क्यों रहा है। तो जीडीपी को एक वर्ल्ड लेवल पे हम एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं टू फाइंड द कंट्रीज ग्रोथ। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को जानने के लिए हम उसका जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर कंट्री में जो जीडीपी ग्रोथ रेट इस्तेमाल किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? ताकि हम उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ सकें। आई होप जीडीपी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इकोनॉमिक का बहुत बेसिक टर्म है जिसको आपको पता होना चाहिए। तो मैं फैक्चुअल के साथ साथ इसके जो बैकग्राउंड है वो भी आपको क्लियर करता चलूँगा। आई होप जीडीपी क्लियर होगा। अब चलते हैं पीपीपी पे, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं सारे देश के, सारी दुनिया के इकोनॉमिक्स टू कंपेयर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग देशों का रहन सहन, लोगों के रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए हम पीपीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्योरेटिकल बात करें तो थ्योरेटिकल में अगर हम देखें तो पीपीपी क्या होता है, ये दो कंट्री की करेंसी का कंपैरिजन होता है, दो कंट्री की करेंसी की परचेजिंग का कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें इंडियन रुपीज़ एंड अमेरिकन डॉलर की, तो 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी बात क्या हो गई कि $1 की कीमत जो होती है इंडिया में, उसको अगर करेंसी को एक्सचेंज करें तो 70 रुपये हो जाती है। ये एक्सचेंज रेट वेरी करता जाएगा, समय समय पर वेरिएशन इसमें आते रहते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूएसए में हैं, अगर आपकी सैलरी वहाँ पर है $1 लाख और इंडिया में मैं हूँ और मेरी सैलरी है 70 लाख रुपीज़, तो अगर आप उसको एक्सचेंज कराएंगे तो आपको वैल्यू सेम समझ में आएगी कि हाँ, वहाँ पे अगर मैं 1 लाख का डॉलर को अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करवा दूँ तो 70 लाख रुपीज़ बन जाएंगे, और अगर मैं इंडिया में रह के 70 लाख कमाता हूँ तो करेंसी जो है न्यूमरिक वैल्यू जो मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी। क्या 70 लाख रुपए सैलरी लेकर जो मेरी लाइफस्टाइल इंडिया में होगी, $1 लाख सैलरी लेकर अमेरिका में मेरी लाइफस्टाइल सेम होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों तरफ का हाई अलग अलग है। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है। तो 70 लाख रुपीज़ में कमाकर यहाँ पर राजा की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, और वहाँ पे $1 लाख की सैलरी लेकर मैं एक एवरेज पर्सन मिडिल क्लास की लाइफ गुजारूंगा, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है। तो थ्योरेटिकल जैसे हमने बोला कि पीपीपी क्या होता है, पीपीपी होता है दो कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर का कंपेरिजन। हम उसको कंपेयर कैसे करते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल किया, एक बास्केट है जहाँ पर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को और गुड्स को ये दो अलग अलग कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर क्या होगी, वो कितना परचेज कर पाएंगे अपनी करेंसी से, यही बता रहा है आपको परचेजिंग पावर और पैरिटी में। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और इसी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस में इंडिया का रैंक वर्ल्ड में है 3rd। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू परचेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर एंड पैरिटी, पीपीपी। बढ़ते हैं आगे। परचेजिंग पावर पैरिटी के बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले फेज में, जहां पर जो डेटा दिए गए, जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो छत्तीसगढ़ पे बेस है। तो छत्तीसगढ़ की बात अगर करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो 2,55,45,198 टू बी स्पेसिफिक, 255,45,198 दैट इज 2.55 करोड़। ये है छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन, जो कि कंट्री की पॉपुलेशन का 2.11% है। कंट्री की हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 2.11% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, वो छत्तीसगढ़ में रहती है। दैट इज 255,45,198। ये फिगर्स आप याद कर लीजिएगा, यूजुअली इस्तेमाल होंगे। और ये जो डेटा हम इस्तेमाल करने वाले हैं सारा का सारा, ये सेंसस 2011 के बेसिस है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, जहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो पॉपुलेशन क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे सेक्स रेशो पे। सेक्स रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टू टोटल नंबर ऑफ मेल। कितने मेल? 1000 मेल। 1000 मेल से कंपेयर करेंगे, 1000 मेल हैं तो उनमें कितनी फीमेल वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये पर 1000 मेल पे दिया जाता है। तो इन छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? 991। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 991, ठीक है। तो गैप कितने का? अभी भी 9 का। और ये सेक्स रेशो के साथ छत्तीसगढ़ इंडिया में 5th पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। कौन सी पार्ट में? सेक्स रेशो में, जो कि है 991। ये ओवरऑल बात हो रही छत्तीसगढ़ की, जो रूरल और अर्बन एरिया का कॉम्बिनेशन होगा तब। बट अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि अर्बन एरिया में क्या सेक्स रेशो है, रूरल एरिया में क्या सेक्स रेशो है, तो वेरिएशन आपको नजर आएंगे। अर्बन एरिया में जो सेक्स रेशो है वो कितना है? 956,
और रूरल एरिया में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 1001। तो ये कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा मतलब अर्बन एरिया से ज़्यादा जो डेवलप्ड और ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो रूरल पीपल होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर 1001 फीमेल है हर 1000 मेल के लिए, और यहाँ पर 956 फीमेल हैं हर 1000 मेल पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पर 44 कम है, यहाँ पर 1 ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं लिटरेसी रेट कि कितने लोग साक्षर हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में, दो की क्या है 70.3%, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये है कि लिटरेट किसे कहोगे, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन पे इसे बताएंगे कि लिटरेसी का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। अगर नहीं तो मैं अगले बार जब भी इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर मैं आपको लिटरेसी का डेफिनेशन दूंगा कि किसे हम लिटरेट कहेंगे। क्या उसे कई लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या उसे एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या उसे सिर्फ अपना नाम लिखना आना चाहिए, क्या वो 1 साल का होगा तो भी चलेगा, क्या उसे कोई एक स्पेसिफिक उम्र के बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स पर आप डिस्कशन मुझे कमेंट कीजिएगा इसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु उनका जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर कहा जाएगा इसे हिंदी में, तो वो कितना है 41 आउट ऑफ 1000। मतलब हर 1000 पैदा हुए बच्चों पे, शिशुओं पे, छोटे बच्चों पे कितने लोगों की डेथ हो जाती है, 41 बच्चों की डेथ होती है। ये फिगर पहले 77 था आउट ऑफ 1000, अब वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 41 हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई हुई है जहाँ पर हमने इनको टारगेट को क्या किया, अचीव कर लिया। अचीव ये किया मतलब उस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को हमने रिड्यूस कर दिया। जितना रिड्यूस करेंगे उतना बेहतर हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो जाएगा, और उतना हमारा ये समझ में आता है कि अब जो डिलीवरीज होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, वो इंस्टीट्यूशनल होती हैं, वो घरों पे नहीं होती। घरों पे बच्चे की जान पे और माँ की जान पे खतरा होता है। अब वो चीज़ें कहाँ हो रही हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में या किसी हॉस्पिटल में होती हैं जहाँ पर बच्चे की जान को और माँ की जान को खतरा नहीं होता है। इसीलिए जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ में मदर मॉर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हो रहा है, जो कि हम देखने वाले हैं इसके बाद। अब है मदर्स मॉर्टेलिटी रेट MMR। ये छत्तीसगढ़ में कितना हो चुका है 159 पर 1 लाख मदर्स। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे को डिलीवर करने के बाद जितनी फीमेल्स की डेथ होती है वो ये है 159। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं, डिलीवरी नहीं होने के कारण ये डेथ का जो डेटा था ये ऊंचा था, पहले ज़्यादा था, लगभग 350 था। अब उसको रिड्यूस करके हमने 159 लेकर आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना हो, उनको मॉनिटरी हेल्प करना हो, उनको उनके आसपास रीजन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन कर देना हो, और उनको अवेयर करना हो कि जाकर आप कहाँ पे कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डिलीवरी जो हो वो इंस्टीट्यूशनलाइज की जाए, हॉस्पिटल्स में की जाए। तब जाकर इस डेटा को हमने अचीव किया है, और इसको हमें और रिड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग से हमें और रिड्यूस करना है। ये सब डेटा जो आपको मिल रहा है ये आपको SRS रिपोर्ट 2016-18 के द्वारा मिला जा रहा है, और साथ में 2011 सेंसस के साथ भी डेटा को दिया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, IMR क्या है, सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और MMR क्या है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जहाँ पर हमें पढ़ना है GDP का डेटा। कितने साल में, कितने कौन कौन से ईयर में GDP का कितना ग्रोथ रेट हुआ, एवरेज ग्रोथ रेट क्या है, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था, और इस साल CGPSC के एग्जाम में भी इसी टॉपिक में से, इसी चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते हैं आगे उस तरफ। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है GSDP। जैसे आपने देखा है GDP हम बात करते हैं किसी कंट्री के लिए, और अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में अभी 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का हम GDP निकालेंगे, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, GSDP कहेंगे, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन सेम है। GDP का डेफिनेशन आपको याद होगा, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्रीज अंडर द कंट्रीज बाउंड्री इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। वैसे ही जो कंट्री की बाउंड्री थी अब वो हटकर क्या हो जाएगी, स्टेट की बाउंड्री। अगर आप बात करते हैं GDP ऑफ छत्तीसगढ़ तो वो क्या कहलाएगा, GSDP ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ इन अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड। और वह स्पेसिफिक पीरियड कितना है, वो है आपका 1 साल का, और वो 1 साल क्या है, वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर है,
नॉर्मल ईयर नहीं है बल्कि फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। तो उन हर एक साल में हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 2012-13 से स्टार्ट करेंगे और इस बार के 2020-21 तक हम चलेंगे कि हर साल कितना जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ रेट क्या होता है ये भी हमने देखा हुआ था। तो यहाँ देखते हैं 2012-13 में 5%, 2013-14 में 10%, 1.77%, 2.57%, 12.13%, 3.01%, 7.98%, 5.12%, -1.77%। ये था जीडीपी का ग्रोथ रेट हर साल। आपको जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना आता है, पीछे आपने देखा हुआ है। और अगर मैं इसका पूरा एवरेज निकालूं, औसत निकालूं इनके ग्रोथ रेट का, तो वो निकल कर आएगा 5.09%। तो आपको क्या याद रखना है, बेसिकली आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ, जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है छत्तीसगढ़ का, तो वो था -1.77%। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, रीजन आपको पता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में हमारे पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन के हालात थे, जिसके कारण ये ग्रोथ रेट कम होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी थी। बट फिर भी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ रेट से हमारा ग्रोथ रेट बेटर था। और हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज कितना है 5.09%। ठीक है, तो आपसे एवरेज पूछा जाएगा 2012-13 से लेके 2021 तक, तो वो होगा 5.09%। और पूछा जाएगा 2020-21 का जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ छत्तीसगढ़ कितना था, तो वो होगा -1.77%। अब बात करते हैं जीडीपी, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, पूरा सेक्शन जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी के जो सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 सेक्टर होती है इकोनॉमी के। प्राइमरी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो अब यहाँ पर हम सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ऑफ छत्तीसगढ़ में, और उसमें कितना ग्रोथ रेट आ रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। तो बढ़ते हैं आगे सेक्टर वाइज। अब आते हैं सेक्टर वाइज। तो हम देखते हैं कि पूरे जीडीपी में, मान लीजिए अगर किसी हमारे जीडीपी में अगर साल भर का जीडीपी है छत्तीसगढ़ की, वो अगर 100 रुपये है, तो उसमें 17 रुपये 64 पैसे 17.64 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। जैसे मैंने बताया कि आपको इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है और ये आपका टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 17.64 रुपीज़ होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 46.43 रुपीज़ होगा। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 35.94 रुपीज़ होगा। ये इनके कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था 100 रुपये का, बट ओवरऑल जितनी भी जीडीपी होगी उसका 17.64% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, 46.43% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है, 35.94% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। फिलहाल हम चालू करेंगे, फर्स्ट सेक्टर है हमारा वो है एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल स्टार्ट करेंगे 2015-16 से, एंड करेंगे 2020-21 पे, कितने % का ग्रोथ हुआ था। तो ये ग्रोथ रेट है किसका, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का। पिछले बार में आपने क्या देखा था, जीडीपी का ग्रोथ रेट। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट। यहाँ पर देखते हैं 2015-16 में पिछले साल के कंपैरिजन में -0.95%, मतलब पिछले साल जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था उसमें यहाँ पर ग्रोथ रेट कम हो गई है। बट उसके अगले साल ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, बूम आता है, कितना हो गया 21.28% का इंक्रीमेंट ग्रोथ होती है। यहाँ पर -10.98 फिर से डिक्रीज हो गया, फिर बढ़ने पे 9.78, 3.67 और 4.61% ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर पे। अब बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब इन 5 सालों का, 2015 से लेकर 6 सालों का, 2015-16 से लेकर 2020-21 तक का जो एवरेज ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो कितना है 4.77%। आपसे क्वेश्चन इस बार पूछा था सीजीपीएससी प्री में 2020 के, जिसमें सबसे कम ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से ईयर में थी। तो आपसे पूछ सकता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से ईयर में थी, तो आपको ईयर याद रखना है। तो यहाँ पर 2017-18 में एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे जो ग्रोथ रेट मिनिमम थी वो थी 2017-18 में। और किस साल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, तो वो थी आपकी 2016-17 में, जो कि कितनी थी 21.28%। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अब हम चलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी ऑफ छत्तीसगढ़ में कितना है 46.43% का। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जिसका कंट्रीब्यूशन था 46.43%। अब उसका ग्रोथ रेट हर साल कितना होता गया, अब ये देखना है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अब कहाँ चले जा रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे।
जो कि डेटा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से 2015-16 से लेके 2020-21 तक। हर साल ग्रोथ रेट कितनी है 1.94%, 5.19%, 9.31, 9.40, 3.43 और -5.28%। आपने देखा कि यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो गई है, माइनस में आ चुकी है। माइनस में आने का कारण क्या है, लॉकडाउन। सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्रीज जो थी वो क्या थी, लॉकडाउन हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, लेबर्स नहीं थे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो रिड्यूस हो चुका होगा, इसलिए ग्रोथ रेट क्या हो चुका है यहाँ पर माइनस में आ गया, जिसके कारण जो इसका एवरेज ग्रोथ रेट है वो भी रिड्यूस हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में। कितना हो गया, कम होकर 4.72%। ये सब ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रोथ रेट में और उसके डिक्लाइन में और उसके कंट्रीब्यूशन इतना है, 100 रुपये में 46 रुपये जिसका है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है एवरेज वो इतना है, 2020-21 में कितना ग्रोथ हुआ है वो इतना ग्रोथ हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या होगा, जैसा लिखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में वैसे देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ पर दिखेगा आपको, वो है यहाँ पर 2020-21 में। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको कहाँ दिखाई देगा, 9.40 पे, जो कि ईयर कौन सा है 2018-19। तो आपको ये ईयर याद रखना है, कितना परसेंट था जो कि मैक्सिमम है और कौन से ईयर में हुआ है, वैसे ही मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी याद रखना है। और आपने देखा था कि एग्रीकल्चर में मिनिमम कब हुआ था, मैक्सिमम कब हुआ था, तो मिनिमम होने के कारण क्या था कि उस समय या तो सूखा पड़ गया होगा या जो छत्तीसगढ़ की हमारे स्टेट की जो मेजर क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका होगा, इसीलिए वो उस टाइम ग्रोथ रेट रिड्यूस हो गई होगी। जब ग्रोथ रेट बढ़ गई मतलब हमारे जो स्टेट का जो मेजर क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन सरप्लस में हो गया होगा, एक्सेस में हो गया होगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे उसका ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो गया होगा। बेसिक रीजंस हैं जो आप समझ सकते हैं। यूजुअली अगर आप अच्छे से सीरियसली अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सब लॉजिक समझने की कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। आप समझ सकते हैं कि इसका मैक्सिमम क्यों है, इसका मिनिमम क्यों है। अब बढ़ते हैं लास्ट सेक्टर जो कि है सर्विस सेक्टर, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 35.94 है। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपसे तीनों ही सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में भी, एग्रीकल्चर में भी और सर्विस सेक्टर में भी, वो ये पूछेगा कि क्या इनका ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और अप एंड डाउन है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1.94% था, यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, लेकिन ये फिर क्या हो गया, डिक्लाइन मोड पे चला गया। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नहीं है, ना ही कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ये क्या है, अप एंड डाउन, कभी इंक्रीजिंग हो रहा है और कभी डिक्रीजिंग हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। तो ऐसी चीज़ें प्रिपेयर होगी, आपको डेटा भी समझ के चलना पड़ेगा। ये सब नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। मैं हर चीज़ आपको यहाँ स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, बट हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिएगा और साथ में हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ भी रीड करते रहिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको उसमें से मिलेंगे भी और आपको कैसे रीड करना है फ्यूचर में आपको ये समझ में भी आ जाएगा। बढ़ते लास्ट सेक्टर के लिए तरफ, वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 35.94%। लास्ट सेक्टर है सर्विस सेक्टर और इसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो है 35.94%। जो ग्रोथ रेट है 2015 से लेकर 2020 के बीच में वो है 5.92, 5.48, 1.79, 8.32, 7.71, 0.75। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं कि 2020-21 में कितना था, मिनिमम था, दैट इज 0.75%। मैक्सिमम कब था, 2018-19 में यहाँ पर था आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब है सर्विस सेक्टर का, 2018-19 में। मिनिमम ग्रोथ रेट कब है सर्विस सेक्टर का, 2020-21 में। रीज़न क्लियर है, लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते जितने भी रेस्टोरेंट थे, जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या एयरलाइन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन के लिए स्कूल्स हो, माइनिंग हो, एक्सप्लोरेशन, कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ बंद थी। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट किस में पड़ता है, हमारी इकोनॉमी में पड़ जाता है। और आपने देखा कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों ही सेक्टर में डिक्लाइन ग्रोथ रेट हो चुकी थी, जिसके कारण का जो एवरेज था वो रिड्यूस होकर कितना हो चुका था, 5.23% का ग्रोथ रेट देखा हमने, एवरेज ग्रोथ रेट किसका, सर्विस सेक्टर का। तो तमाम चीज़ें, ये सारे जो इफेक्ट आपको दिख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जो डेटा में वेरिएशन दिख रहे होंगे, इतने ड्रास्टिक चेंज दिख रहे होंगे, इस सब का रीज़न एक ही है, कोविड-19, जिसके कारण देश भर में लॉकडाउन था और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। और उसका जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर होता है हमारे इस डेटा में, जो हमारे सर्वे ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है। ये हो चुका है आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2020-21 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसके साथ साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2 ईयर्स। 2 साल में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकते हैं, ये IMF का अनुमान है।
और साथ में अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020-21 देखा होगा तो वहाँ पर आपको एक वी कर्व दिखाई दे रहा होगा। वी कर्व था कि शुरुआती टाइम पे इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी, जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन चालू हो रही है उसकी बात नज़र सामने आ गई है और जिस तरीके से हम रिकवरी मोड पे चले गए थे, हमारी इकोनॉमी जो है वो वापस से क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है। यूजुअली अगर हम ग्राफ देखें तो वो ग्राफ ऐसे बन सकता था, लेकिन हमारा ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से वी शेप में। जितना ड्रास्टिक हम डिक्लाइन कर रहे हैं उतना ही ड्रास्टिक हम क्या कर रहे हैं, राइज करने वाले हैं। ये हमारी इकोनॉमी है ड्यू टू दिस ग्रैंड वैक्सीनेशन, जो आपका जो पूरा मोटिव चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू हो चुकी है, उसके कारण हमारे देश में इकोनॉमी जो है वापस बूस्ट अप हो रही है। आई होप कि अगले इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ें तो वहाँ पर ये जो फिगर्स होंगे वो इन सब में टॉप में हो जाएंगे, जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे दिए हुए नंबर्स जो यूजुअली आपके इस स्क्रीन पे चल रहे होंगे, चलते हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी टॉप की चीज़ में अगर आपको एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, किसी और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत तकलीफ आ रही होंगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और तमाम जगहों पर जितनी सोशल नेटवर्क साइट्स होती है वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर हमें आके फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। डाउट बेझिझक आप होके पूछ सकते हैं, और आप कोई डिमांड चाहते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो आप वो डिमांड भी कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में आकर। और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिना कंसिस्टेंसी के आपकी पढ़ाई फिजूल है। रोज़ जितना वक्त आप दे रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ दीजिएगा, ब्रेक मत लगाइएगा। आई होप रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।